करने की, एडमिशन प्रोसेस करने की। देखो, इमरजेंसी ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको पहले अंदर ले आएंगे, बेड पे लटाएंगे, डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है या एडमिट करना है या दवाई देके घर वापस कर देना है। उसके बाद जब डॉक्टर देख लेगा उसको, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एडमिट करना है। एडमिट जब करना है तो हमारा HMI सिस्टम लगा है, उस मरीज का आयुष्मान भारत कार्ड लेके या माँ कार्ड लेके या CGHS का कार्ड लेके, या वो पेमेंट वाला है तो उधर जाके वो अपनी पेमेंट करेगा और उनका नंबर जनरेट होगा। वो हमारी रिसेप्शन पे ही सुविधा दी गई है, हमारी खोपड़ी में भी सेम सुविधा चल रही है। तो ये जटिलता जो आप बात कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके दिमाग में हुआ कि दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता है। दिल्ली एम्स जितने मरीजों के लिए बने थे उससे 1000 गुना मरीज उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो भी अपनी तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो नौबत अभी तक हमारे पास 5 साल आगे नहीं आने वाली, इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। दूसरा सवाल था बायोमेडिकल बेस्ड का। हमारे पास बायोमेडिकल बेस्ड की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें पूरा सिस्टम है कि बायोमेडिकल बेस्ड को कैसे आपने रिसाइकल करना है और उसको हार्मलेस बनाना है। पहले क्या होता था, इंसाइनरेटर होते थे, उसमें जलाते थे, वो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिए हैं। तो उसके अंदर हमारी पूरी बायोमेडिकल वेस्ट है। जब भी आपको फुर्सत लगे उधर जाइए, वो देखिए उसके अंदर कैसे मशीनें लगी हैं, वो अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट को सिस्टम होता है पूरा, कौन पिकअप करेगा। अलग अलग तरह का बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 4 कलर कोडिंग होती है, और चारों जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है चारों तरह का, वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मशीन में। आपका तीसरा सवाल क्या था? देखो, ट्रांसपोर्टेशन जिस दिन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम भी जब गाड़ियों में आते थे तो गाड़ियों के हफ्ते के अंदर स्प्रिंग टूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता था, फिर भी हमने हिम्मत की और आए। आज की डेट में हाफ एन आवरली हमारी एक इलेक्ट्रिक बस और एक ST की बस यहाँ से चलती है, और लास्ट बस हमारी जाती है शाम के 7 बजे और पहली बस पहुँच जाती है 8 बजे। बहुत सारे मरीजों को सुविधा मिल रही है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा, हम डायरेक्टली पहले हमें फाटक से होकर जाने पड़ता था, अभी दूसरा रास्ता हमारा बन गया है। अगले आने वाले 2 साल में जब ये 4 लेन ROB बन जाएगा हमारा, तो वो दुविधा भी खत्म हो जाएगी। हमने रेलवे वालों से भी हेल्प मांगी है कि हर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे बनाओ, और वही रेलवे स्टेशन हमारे इस 4 लेन से जुड़ जाएगा और मरीजों को सुविधा होगी। आने वाले टाइम में वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनेगा बाहर, तो प्लानिंग आगे की बहुत है। तो इस मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शुरू में हाँ ठीक है, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, हम आते हैं, नर्सेज आती हैं, सबको दिक्कत होती है आने में, बट मरीजों को अभी देखो, तभी तो OPD हमारी 10 से शुरू हुई थी, आज 600-700 पहुँच गई, तो वो ओवरकम हो जाएगी। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ें, और तीसरा है एकेडमिक यानी UG और PG कोर्सेज जो है वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बढ़त है वो ऑलरेडी हासिल कर ली, वो ED साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती, तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाए। जैसे आपने देखा होगा, ED सर ने बताया कि जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाएगी। वो किस लिए बनाएगी कि जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से, पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल IPD के सामने मुहैया कराएंगे। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे, हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ शिफ्ट करेंगे, और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने के अरेंजमेंट पूरा उसको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में, सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी OPD वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास
अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ईडी सर ने अभी बताया, जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट है, जो मिनिमम रेट्स हैं उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हो, चाहे वो MRI और डिजिटल एक्सरे के रेट्स हो, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप जाते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती हैं वो आप सबको यहाँ पे एम्स राजकोट के माध्यम से मिलेगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद ईडी सर ने ऑलरेडी किया है कि ट्रांसपोर्टेशन का हमारा प्रशासन में बहुत बातचीत चल रही है। अभी सिटी बस चल रही है, वो 8 फ्रीक्वेंसी कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सुविधा डबल कर दी जाएगी। अंदर चलाने के लिए पेशेंट्स को आयुष में आना है, आयुष से IPD में जाना है, IPD से OPD में जाना है, हमारे पास ई-रिक्शा की सुविधा है जो हमने खुद अपने फंड से ली है, कुछ हमें CSR रूट से मिली है, वो और हम बढ़ाएंगे ताकि प्रदूषण जो है, ग्रीन कैंपस रहे हमारा, प्रदूषण ना फैले। उसके लिए ई-रिक्शा जो है अभी हमारे पास 6 हैं, उसको बढ़ाकर डबल करने की हमारी कोशिश। और GRTC बसेस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि दूर दराज के इलाकों से लोग आ सकें। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं गुजरात, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा खंडेरी रेलवे स्टेशन है, जो हमारे एम्स के विदिन 1 किलोमीटर आता है, उसको थोड़ा उसका ट्रेन्स का, लोकल ट्रेन्स का उसमें स्टॉप बढ़ाया जाए, वहाँ पे ट्रेनों को रोका जाए, ताकि अगर ट्रेन के माध्यम से जामनगर से या इस लाइन पे कोई भी आ रहा है, वो वहाँ पे उतर कर जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुँच सके। वहाँ पे भी ऑटो, बस खंडेरी में भी रखी जाएंगी। तब ये रेलवे फाटक वाला जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक ओवरहेड रेलवे ब्रिज का जो है प्रावधान रखा गया है। वो भी ईडी सर के पूरी कोशिश की वजह से आज गुजरात सरकार ने 160 करोड़ के करीब उसका बजट जो है पास कर दिया है, और वो भी हमें बताया गया है कि 18 महीने से 24 महीने के अंदर वो आ जाएगा। तो आपकी कनेक्टिविटी देखिए, उधर से भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे जामनगर हाईवे से, और इधर से आपका अहमदाबाद से भी जो कनेक्टिविटी है, वो प्रशासन ने हमें एक छोटा ब्रिज जो बीच में रुका हुआ था काम से, वो भी बन गया है। तो अभी रेलवे लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, जो एम्बुलेंस ना रुके, किसी पेशेंट को ब्लड लॉस ना हो, वो सबसे बड़ा। उसके ये हमारे ईडी सर की एक विचारधारा थी कि जो IPD चालू हो उसमें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, यानी कि जब एक्सीडेंट कोई होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो वो इमीडिएटली अटेंड कर सके। जामनगर एक बहुत व्यस्त हाईवे है, कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट, मुझे बताया गया कि रोज 10 से 12 के नंबर में रोड एक्सीडेंट होते हैं। उनको कहाँ जाना पड़ता था? PDU जाना पड़ता था, क्योंकि वो MLC केस होगा या एक्सीडेंट केस होगा, उसको सीधा यहाँ पे लिया जाएगा, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, यथासंभव उसकी जान बचाई जाएगी, और अगर हम कोई चीज़ में नहीं कर पाए तो उसको आगे अपनी ही एम्बुलेंस से उसको जान बचा के उसको रेफर किया जाएगा, ताकि उसकी पहले जान बच जाए। तो ये सबसे बड़ा जो है कदम लिया गया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ आने से पहले ही हमने इंटरनेट लीज लाइन एक PSU से, रेलटेल से हमने ओपन टेंडर के थ्रू फेयर कंपटीशन से ली है, जिसमें आज 1 GB तक का जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हमारे आने से पहले यहाँ उपलब्ध करा दी गई। आज की डेट में वो 1 Gbps स्पीड पहुँच चुकी है। उसके अलावा हमने दूर का सोचा ईडी सर के डायरेक्शंस के माध्यम से, कि आपने देखा होगा यहाँ मोबाइल नेटवर्क हॉस्पिटल इलाके में और खंडेरी और पाड़ाफोलिया में ऑलरेडी कमजोर था। उसके लिए हमने एक और PSU TCIL से संपर्क साधा, और उनके माध्यम से आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि यहाँ पर 4 नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें BSNL अपना ऊपर 4G 5G का एंटीना लगा रहा है हॉस्पिटल के ऊपर, वोडाफोन आई हमारे साथ जुड़ चुका है, जियो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और एयरटेल अपना इक्विपमेंट लगा रहा है। तो कोई भी कम्युनिकेशन की विद इन हॉस्पिटल, अगर सपोज कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है, उसको अपने किसी एम्स के दिल्ली के डॉक्टर को फ़ोन करने की या वीडियो कॉल करने की ज़रूरत होगी, तो नेटवर्क बूस्टर्स अंदर लगा दिए गए हैं पूरे अस्पताल में, ताकि उसको कम्युनिकेशन में असुविधा ना हो। उसके अलावा उस नेटवर्क बूस्टर और एक पैक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से एक्सरे, डिजिटल रिपोर्ट्स फटाफट कंसल्टेंट तक वही की वही इमेज विदाउट प्रिंट लिए सीधा पहुंच जाएगी,
ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। तो ये बैकबोन जितनी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं यहाँ। उसके अलावा सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमारी मशीनें भारी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वो भी आपको जान के खुशी होगी कि पिछले सितंबर में ही ईडी सर के चेयरमैन जेडको से बात करके हमने 66 किलोवाट की केवी की 2 लाइनें, फेज लाइन, ताकि एक लाइन हो तो दूसरी लाइन अवेलेबल हो, यहाँ पर मुहैया करा दी। बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट्स हमारे हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको हमने अक्टूबर 22 में ही, पिछली दिवाली 2 साल पहले ही, उनको पीडीयू से मूव इधर कर दिया था, ताकि उनको लगे कि वो एक अपने एरिया में आ गए। तो वो यहाँ पर पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट हमारे साथ रह रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके जब अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो यहाँ से खुश होकर जाते हैं कि गुजरात में आप मानेंगे नहीं, कोई बच्चा उधर सूरत की सीट छोड़कर और अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़कर यहाँ पर सीट ले रहा है, क्योंकि सुविधाएं अच्छी हैं, फैकल्टी अच्छी है, विश्वास ये इन सपना बनाएगा आने वाले टाइम में। और ये ईडी सर का पूरा लक्ष्य है जो उन्होंने अपने अगले 6 महीने के लक्ष्य में रखा है, ये बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी। उसके अलावा अंडरग्राउंड टैंक्स जो चाहिए थे, कोई भी हमारा वेस्टेज पानी यहाँ से जो निकलेगा वो बाहर नहीं जाएगा, किसी और इलाके को गंदा नहीं करेगा। हमारे पास 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, इसमें से एक हॉस्पिटल के लिए फंक्शनल हो चुका है, जो हॉस्पिटल के किसी भी गंद को बाहर नहीं जाने देगा, चाहे वो रेडियो एक्टिव मटीरियल हो, चाहे सीवेज का हो। हम कोई भी गंदगी बाहर नहीं फैलाएंगे, उसी को ट्रीट करेंगे, उसी को वापस खाद के रूप में, पानी के रूप में बाहर डालेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्लान बना हुआ है, जो कि अपने आप में आज की नेसेसिटी है कि बारिश यहाँ पे होती है तो बहुत होती है, तो उसका पानी जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा आने वाले टाइम पे नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे चालू होगा, जो एडिसन ने बताया 60 सीटें यहाँ पे होंगी जो चालू करी जाएंगी अगले एकेडमिक सेशन से। पीजी कोर्सेज चालू होंगे, उसके लिए हॉस्टल अग्रिम स्थिति में है, और अगले साल जब एकेडमिक ईयर चालू होगा जुलाई में, तो उनको वो भी सुविधाएं PG1 PG2 और उसकी मिल जाएंगी। रेजिडेंशियल ब्लॉक यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है, एक ब्लॉक हमें दिया जा चुका है, बाकी रेजिडेंशियल ब्लॉक 3-4 महीने में मिल जाएंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने गुजरात गैस से एक MOU साइन कर लिया है, और वो जितनी भी हमारे ये डोमेस्टिक हॉस्पिटल, लैब और एकेडमिक की बिल्डिंग है, उस पर गैस जो है प्रेशराइज गैस IGL का कनेक्शन जो है वो ले लिया गया है। टोटल हमारे पास 177 फ्लैट हैं जो स्टाफ के लिए हैं, और 1230 हमारे पास हॉस्टल की सुविधाएं हैं, PG1 PG2 और UG को मिला के। 2 डाइनिंग हॉल हमारे उसमें हैं। आपको ये भी बताते हुए वो बढ़ाते हुए चले जाएंगे।